हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमारे चैप्टर सॉलिड स्टेट के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास तक एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल सीखा था, जहाँ पर हम लोगों ने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को एनालाइज कर लिया था। वहाँ पर हमने कुछ टर्म सीखे थे। पहली चीज हमने सीखी थी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। और थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, याद आपको होगा। तो सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है? 1 है ना, 1/8 से निकाला था। सेकेंड हम निकाला था कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6। ठीक। तीसरी हम निकाली थी डिस्टेंस, मतलब एज लेंथ और रेडियस के रिलेशन A इक्वल टू कितना था? 2r। और लास्ट चीज हमने कैलकुलेट की थी पैकिंग फ्रैक्शन, जो कि कितना होता है? 52.4%। सेम ऐसे ही हमने बात की थी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की, इसलिए z की वैल्यू कितनी थी? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 8। A और R में रिलेशन क्या था? √3a इज इक्वल्स टू कितना था? 4r। और बताओ पैकिंग फ्रैक्शन कितना था? वेरी गुड, 68% था। चलो आज हम आगे बढ़ने जाते हैं, आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से हम अब डिस्कस करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अगर आपके पास है तो उसके लिए इन वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से। जो चीज़ें हमने सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए काउंट की, सेम वही चीज़ें हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स Z। जैसा आप लोगों ने सीखा, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को अगर हम ड्रॉ करें तो देखो आप सिंपली एक क्यूब बनाओगे, ठीक। तो हर कॉर्नर पर आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे? एटम्स प्रेजेंट होंगे। और हर कॉर्नर के साथ साथ क्या होंगे? हर फेस के सेंटर पर भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस। ठीक। तो देखो हर कॉर्नर एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/8। तो अगर आप इसे z की वैल्यू कैलकुलेट करने चलो तो वो कितना आएगा? 1/8 × 8 प्लस हाफ इंटू हर फेस सेंटर। तो 6 फेसेस के ऊपर हैं आपके पास एटम्स, टोटल काउंट करोगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। पहली चीज। उसके बाद हम सेकंड निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए यूनिट सेल थोड़ा ठीक से बनाते हैं हम, ठीक। तो आओ कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो। उसके लिए फिर से एक यूनिट सेल बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक। ये आपके पास एक क्यूब है। अब आप क्या करो, सारे एटम्स की बात मत करो, आप सिर्फ ना फेस सेंटर एटम के रिस्पेक्ट में बात कर लो। देखो मैं यहाँ से बात करता हूँ। अभी हम फर्स्ट नियरेस्ट नेबर को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने बाकी सब में किया था, सेकंड थर्ड हम उनकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ कौन से नेबर की बात कर रहे हैं? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, जो कि हमको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देगा। तो देखो ये फेस सेंटर एटम, इसके चारों तरफ एटम्स कौन कौन से? कॉर्नर एटम होगा, ठीक। तो ये कॉर्नर एटम इस फेस सेंटर एटम से कितने डिस्टेंस पर होगा? a/√2 डिस्टेंस पर होगा। तो देखो ये एटम को ये टच कर रहा होगा, इस वाले को टच कर रहा होगा, इस वाले एटम को टच कर रहा होगा, इसको टच कर रहा होगा। दूसरा, ये जो बाकी फेसेस आपके बचे हुए हैं, तो सारे फेस सेंटर एटम्स को मैं येलो से कलर करता हूँ। यहाँ पे देखो, ये इस वाले फेस का, इस वाले फेस का, ये फ्रंट वाले फेस का और इस फेस का। आप चाहो तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। आप देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? a/√2 होगी। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी? a/√2। a/√2 अगर आप ये डिस्टेंस निकालोगे तो देखो a/√2 का स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर वापस से कितना जाएगा? a/2 और a/2 का a²/2 और उसका रूट फिर से कितना बन जाएगा? a/√2। कहने का मतलब जितनी डिस्टेंस कॉर्नर एटम की इससे है, सेम वही डिस्टेंस इन फेस सेंटर एटम्स की भी होंगी। यानी नियरेस्ट नेबर्स के अंदर ये चारों भी काउंट होंगे। बोलो समझ में आ रहा है? अब ये तो हुआ एक यूनिट सेल, इसी के ऊपर दूसरा यूनिट सेल बनाओ। तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ से इसको एक्सटेंड करो,
यहाँ से इसको एक्सटेंड कर लो, इधर से आप इसको एक्सटेंड कर लो और एक इसको एक्सटेंड कर लो, लाइक दिस। ठीक है, अब देखो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर भी सारे जो एटम्स होंगे फेस सेंटर वाले, वो भी इससे क्या होंगे, सेम उतने डिस्टेंस पर होंगे जितने पर ये हैं। तो देखो ये इसको भी टच कर रहा होगा, इसको भी कर रहा होगा, इसको भी कर रहा होगा और इसको भी कर रहा होगा। इस तरह से आपका ये जो एक फेस सेंटर वाला एटम है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और टोटल क्या कर रहा होगा, 12 एटम्स को टच कर रहा होगा। ये इनका नियरेस्ट नेबर होगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन आप लोगों ने देखी हुई है ही, हम नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर काउंट कर रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12 और नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस कितनी होगी, a/√2 होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो तो आप इसे कॉपी करो, डायग्राम बनाओ ठीक से, फिर हम बात करें अपने थर्ड चीज की, दैट इज रिलेशन बिटवीन a एंड r। हो गया? चलो इसके बाद हम लोग सीखते हैं कैसे हम एज लेंथ a और रेडियस ऑफ एटम r के बीच में रिलेशन यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो इसके लिए फिर से एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसको मैं उड़ाता हूँ अब। तो देखो जब एक FCC स्ट्रक्चर बनती है, तो एक FCC स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो आपके एटम्स होते हैं वो फेस के डायगोनल के अलोंग टच करते। फॉर एग्जाम्पल ये क्यूब का मैंने एक फेस उठा लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो आपका फेस सेंटर वाला एटम होगा, दूसरा आपका ये कॉर्नर एटम होगा और तीसरा इस कॉर्नर वाला एटम। तो इस तरह से एटम्स टच कर होते हैं, साइज में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, वो आप देख लेना। मतलब अभी तो तीनों सेम साइज एटम्स ही हैं, ये मान के चलो। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी r, तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस की बात करता हूँ। ठीक, तो ये है आपका फेस डायगोनल। इस फेस डायगोनल की अगर आप बात करो, ठीक से बना लेते हैं वापस से, ऐसा करो, एटम्स पहले बना लेते हैं हम। तो फेस डायगोनल के अलोंग तीनों एटम्स क्या करेंगे, टच करेंगे। कौन से स्ट्रक्चर में, FCC स्ट्रक्चर में। तो इनके सेंटर्स को अगर आप मिलाओ, तो देखो ये जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होती है √2a, दैट इज योर फेस डायगोनल। ये बेसिकली एक फेस डायगोनल है। और अब अगर आप इसके चारों तरफ पूरा फेस बनाओ, पूरा फेस कुछ ऐसा बनेगा आपका, मतलब आपका नहीं, इस क्यूब का, है ना, आपका फेस तो कैसे बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्यूब का फेस है, इस फेस डायगोनल के अलोंग ये टच करे होंगे। देखो ये एक एज लेंथ a, ये एज लेंथ a, राइट एंगल ट्राइंगल इसका हाइपोटेन्यूज, इसकी लेंथ कितनी होगी, √2 है। और यहाँ से इस एटम की रेडियस अगर r, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2r, ये कितनी होगी r। तो यहाँ से अगर आप रिलेट करोगे तो √2a की वैल्यू कितनी आएगी, 4r, यानी यहाँ से हम r को कितना लिख सकते हैं, a/2 √2। समझ में आ रहा है? तो फेस डायगोनल, सॉरी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए एटम्स क्या होते हैं, फेस डायगोनल के अलोंग टच करते हैं। अब यहाँ पर ना एक मिसकंसेप्शन रह जाता है लोगों को। क्या मिसकंसेप्शन? वो ये बोलते हैं कि सर आपने ये भी तो सिखाया था कि जब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनाएंगे, ठीक है, ऐसे, ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, और यहां बीच में होगा फेस सेंटर एटम। तो आप ये कहोगे सर आपने ही तो कहा था कि ये जो कॉर्नर एटम्स होते हैं ये आपस में टच कर रहे होते हैं। हाँ भाई मैंने कहा था, लेकिन वो किस में टच कर रहे होते हैं, हाँ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। कभी भी फेस सेंटर्ड में आप ये दिमाग मत लगाना, फेस सेंटर्ड में ये एज वाले एटम्स कभी भी टच नहीं करते हैं। क्यों? डायग्राम दिखाता हूं, देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में ध्यान से देखो आप, ये विजिबल है ना? चलो तो अगर ये विजिबल है तो आप बहुत ध्यान से देखो, ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, इधर देखो ये दिख रहा होगा, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, देखो बीच में ये खाली जगह है। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, कॉर्नर पर भी एटम्स हैं और हर फेस के सेंटर पर भी एटम्स हैं। तो आप साफ साफ देख सकते हो ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम आपस में टच
नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ये फेस सेंटर वाले एटम आकर फंस गए हैं। तो अब ये गैप हमेशा यहाँ पर बना रहेगा, इसको हम बोलते हैं वॉइड। अभी हम आगे चल के इसको सीखेंगे भी। इनको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नाम से जानते हैं। कौन से वॉइड के नाम से? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नाम से। पर अभी हम जहाँ तक पहुँचे हैं उसके हिसाब से आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर एटम्स एजेस के अलोंग टच नहीं करते हैं। आप चाहो तो वापस इस डायग्राम पर आओ और देखो, ये तीनों एटम्स फेस डायगोनल के अलोंग ही टच कर रहे हैं। सही है ना? इस चीज़ का आप ध्यान रखना, गलती मत करना। कभी भी एज वाले एटम्स को एफसीसी यूनिट सेल में आप टच नहीं करवाओगे, वो हमेशा फेस के अलोंग ही टच करते हैं। इसीलिए हमने जब ए और आर में रिलेशन निकाला है तो हमने इस डायग्राम से निकाला है। यहाँ से अगर आपने ए इक्वल टू 2r लिख दिया तो वो बिल्कुल गलत है। तो इस चीज़ का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें। सही है? चलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम मिलते हैं अपने फोर्थ पार्ट से, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपने सीखा ही है। बताओ पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड या वॉल्यूम ऑफ वन एटम। यही सीखा था। डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किससे करते हो आप? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड करते हो। तो देखो Z FCC के लिए Z तो कितना हो गया? 4। एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr³। तो आप क्या करो, A की जगह R की जगह लिख दो A/2√2 और इसका कर दोगे क्यूब। सही है? दिस डिवाइडेड बाय, बताओ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आएगा? A³। इसको आप सॉल्व करोगे, ये वैल्यू आपको 0.74 मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब FCC स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, कौन सा स्पेस? ऑक्यूपाइड स्पेस, वो तो कितना होता है? 74%। और जो परसेंटेज एम्प्टी स्पेस या फिर उसे आप क्या बोल सकते हो? वॉइड स्पेस, वो कितना होता है? 26% होता है। सही है? तो इस तरह से आप FCC यूनिट सेल के अंदर क्या कर सकते हो? पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आप देखो, हमने तीनों टाइप के यूनिट सेल्स को कवर कर लिया है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एक बार उनको कंपेयर करते हैं, या फिर चलो कंपेयर बाद में कर लेंगे। अभी यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंसेस निकालना है ना। फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट, उसको एक बार और काउंट कर लेते हैं, फिर तीनों को हम एक साथ कंपेयर कर लें। क्लियर? तो आप फटाफट से इसे कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंसेस की। तब आओ देखते हैं कैसे हम यहाँ पर नियरेस्ट नेबर्स और उनके डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो चलो उसके लिए हम लोग को कुछ डायग्राम्स बनाकर देखने होंगे। तो हम दोबारा से क्या करते हैं? FCC स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला तो आप देख ही चुके हो कि आपका जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा, ये लिख देता हूँ तो मैं, जो आपका फर्स्ट नियरेस्ट होगा वो तो कितने डिस्टेंस पर होगा? A/√2 और उसका नंबर कितना है? 12, जो हमने देख ही लिया। अब हम ढूंढते हैं सेकंड नियरेस्ट को। तो आप क्या करो, वापस से आपका एक FCC यूनिट सेल बनाओ। ठीक है, तो ये कॉर्नर एटम्स। अब ना आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं यहाँ फेस सेंटर एटम की जगह कॉर्नर एटम से बात करते हैं ना, कॉर्नर एटम के रिस्पेक्ट में। जैसे आपको समझा ही चुका हूँ, हमने BCC में डिस्कस किया था। आप कॉर्नर एटम, फेस सेंटर एटम किसी के भी रिस्पेक्ट में बात कर लो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है कॉर्नर एटम के हिसाब से। ठीक, तो देखो मैं एक फेस सेंटर वाला एटम बना रहा हूँ, ये तो आप देख ही चुके हो। ये नियरेस्ट नेबर है, इसकी डिस्टेंस तो कितनी होती है? A/√2। ठीक, इसके बाद अब देखो, इसके बाद अगला एटम है ये वाला, जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी? √2a। मेरे पास एक डिस्टेंस तो है √2a, सही ना, फेस डायगोनल की डिस्टेंस। और बताओ उसके अलावा और कौन सा एटम हो सकता है? तो ये जो फेस सेंटर वाले हैं बाकी सारे, उन सब की भी √2a ही होगी, तो मैं उनको काउंट ही नहीं कर रहा हूँ।
फिर आप आओ देखो यहां पर ये वाले फेस का एटम, तो ये वाले फेस का जो एटम होगा बताओ वो कितने डिस्टेंस पर होगा, वो हम कैसे निकालें। ऐसा करते हैं, इसको येलो की जगह मैं ब्लू कलर से मार्क करता हूं क्योंकि इसकी डिस्टेंस अलग आने वाली है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी तो एक और रह गया, उसको हम रेड से मार्क कर लेते हैं। ये रहा तीसरा एटम जो कितने डिस्टेंस पर होगा, ए डिस्टेंस पर होगा। तो एक डिस्टेंस है √2a, एक है आपके पास a, और तीसरी डिस्टेंस कौन सी है, ये जो मैं एटम की बात कर रहा हूं इस फेस के सेंटर के ऊपर दिख रहा है आपको। इसके डिस्टेंस निकालो तो देखो ये डिस्टेंस कितनी a, बताओ ये डिस्टेंस कितनी a/√2, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो वही राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपके पास वापस से। ये डिस्टेंस कितनी आएगी, a² + a/√2², और उसका भी आप क्या ले लोगे, स्क्वायर रूट। तो देखो a² + a²/2, 3a²/2, इसका रूट निकालोगे तो डिस्टेंस कितनी आएगी, √3/2a आएगा। तो जो तीसरी डिस्टेंस है आपके पास वो है √3/2a। अब आप निकालो वैल्यूज, देखो √2a कितना होता है, 1.414a, ये क्या हो गया a, और देखो √3/2, 3/2 होता है 1.5, 1.5 का आप रूट निकालो, अप्रोक्सीमेटली 1.2a आएगा। बताओ इन तीनों में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, a है ना। तो देखो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर था a/√2 डिस्टेंस पर, यहां से अगर आप देखो तो अब आपको मिलेगा सेकंड नियरेस्ट। सेकंड नियरेस्ट कितने डिस्टेंस पर होगा, a, सही है, कौन से डिस्टेंस पर, a। तो ये a वालों के नंबर आप निकाल लो पहले। बताओ कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। ये एक डिस्टेंस a, ये एक इधर a, ठीक है। अब ऐसा ही एक और एटम इधर वाले यूनिट सेल में भी होगा, इस वाले में, उसको भी आप कितना बोलोगे, a। एक ये रहा देखो नीचे वाला a, एक जस्ट इसके ऊपर वाले यूनिट सेल का कॉर्नर एटम होगा, वो भी a डिस्टेंस पर होगा, और एक जस्ट इसके सामने वाले यूनिट सेल पर भी एक एटम होगा जो कितने डिस्टेंस पर होगा, a डिस्टेंस पर होगा। दिख रहा है ना आपको, a, टोटल कितने एटम्स हो गए, 6। तो जो आपका सेकंड नियरेस्ट है उसकी डिस्टेंस होती है a, और उसका नंबर कितना होता है, 6। बोलो कोई डाउट, समझ में आ रहा है। चलो सेकंड नियरेस्ट के बाद बताओ थर्ड नियरेस्ट कितने डिस्टेंस पर होगा, तो ये 1.414a और ये 1.2a है ना। तो यहां पर भी हम नाम लिख देते हैं इनका। देखो ये तो था फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, ये है आपका सेकंड नियरेस्ट नेबर। अब थर्ड कितने डिस्टेंस पर है, √2 है, √3/2a है ना। √2 तो 1.414 ही होता है ना। सही। तो ये आएगा आपका थर्ड नियरेस्ट नेबर, ये वाला थर्ड, और ये जो व्हाइट वाला बचा ये कौन सा होगा, आपका फोर्थ नियरेस्ट नेबर होगा। आओ अब हम क्या करते हैं, थर्ड नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कैलकुलेट करने चलते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फ्रेश डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम नए डायग्राम से क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो थर्ड नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस तो आपको देखी गई है, √3/2, क्योंकि इनका नंबर देखने की कोशिश करते हैं। तो नंबर के लिए फिर से देखो मुझे यूनिट सेल बनाना ही पड़ेगा, तो फिर से क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं, ठीक है। ऑल्दो दिखने में मेरे यूनिट सेल आपको क्यूबॉइड टाइप के दिख सकते हैं, बट आप भावनाओं को समझें, भावनाएं समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि उसी से जीवन कटने वाला है ना। खैर अभी तो आप डायग्राम समझें। तो ये आपके पास क्यूबिक यूनिट सेल मान लो, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। वैसे तो मुझे कॉर्नर बनानी नहीं चाहिए, बट फिर भी। अब देखो मुझे इससे √3a/2 डिस्टेंस वाले, √3/2a डिस्टेंस वाले एटम ढूंढने हैं। देखो एक एटम है इस फेस के सेंटर पे, सही है। आप देखो ये जो फेस सेंटर वाला होगा वो भी इससे उतनी ही डिस्टेंस पर होगा। कैसे, देखो ये डिस्टेंस √2a, या वो भी छोड़ो आप, तो यहां से देख लो ये डिस्टेंस कितनी है
a/√2, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी है, √2a, और ये डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो वापस से कितनी आ जाएगी, √3a/2, नहीं √3a/2 नहीं आएगी, एक से, हाँ यहां से देख लो ना, देखो ये एज लेंथ a, ठीक, ये डिस्टेंस कितनी a/√2, तो ये डिस्टेंस फिर से कितनी आ जाएगी आपके पास, √3a/2। एक एटम होगा ये यहाँ पर इस फेस के सेंटर वाला। सेम ऐसे ही ये ना कॉर्नर एटम है, तो इसके जस्ट अपोजिट पीछे वाला फेस, उसका जो एक एटम होगा वो भी इससे कितने डिस्टेंस पर होगा, √3/2a डिस्टेंस पर होगा। तो ये 3 एटम्स आपके पास होंगे जो इससे इस डिस्टेंस पर होंगे, थर्ड नियरेस्ट नेबर, क्योंकि इस सेंटर वाला a/√2 पे होगा, ये वाला a/√2 पे होगा, है ना, और ये फ्रंट फेस वाला भी a/√2 पर होगा, तो उनको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, तो 3 ये। अब आप बताओ, मैं इस कॉर्नर एटम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, बताओ ये कॉर्नर एटम कितने यूनिट्स में शेयर्ड होगा, दिस इज शेयर्ड इन 8 यूनिट सेल्स है, तो बताओ एक यूनिट सेल में इसके कितने सराउंडिंग एटम्स है, 3 नियरेस्ट नेबर है, बताओ 8 यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स होंगे, 24 एटम्स होंगे, दैट इज 24 क्या होगा आपका थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। समझ में आया, तो थर्ड नियरेस्ट नेबर की अगर आप डिस्टेंस देखो तो उसकी डिस्टेंस तो कितनी है, √3/2a, और उसका नंबर कितना है, 24। बोलो कर सकते हो। ऐसे ही आप 4th का नंबर भी देख सकते हो, 4th का देखना भी आसान है, खैर वो आपसे ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन बात आ गई है तो चलो उसको भी कवर कर ही लेते हैं। तो बताओ √3/2a के बाद बड़ी डिस्टेंस कौन सी है, 1.414a, दैट इज √2a। तो ये आपका 4th नियरेस्ट नेबर है, दैट इज डायगोनली जो अपोजिट है इससे √2a डिस्टेंस पर, ठीक। तो वो कितने होंगे वो निकालें, एक बार तो आप यहाँ विजुलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ से आप देख नहीं पाओगे पूरा, बट फिर भी तो देखो, एक तो रहा ये a/√2 डिस्टेंस पर, एक इससे √2a डिस्टेंस पर ये होगा, और एक इससे √2a डिस्टेंस पर ये फ्रंट वाला होगा, समझ रहे हो। फिर क्या होगा, ऐसा ही यूनिट सेल इधर बनेगा, उसके ये अपोजिट कॉर्नर वाला भी इससे कितने डिस्टेंस पर होगा, √2a डिस्टेंस पर होगा। तो ऐसे टोटल कितने एटम्स होंगे वो देखने के लिए हमें एक नया डायग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप पूरे यूनिट सेल्स नहीं बना पाओगे। तो देखना, हम एक नया डायग्राम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, उससे मैं आपको बताऊंगा कि √2a वाले कितने एटम्स होंगे। तो आप क्या करो, एक बड़ा क्यूब बनाओ, आप मतलब थोड़ा साइज बड़ा कर लो ताकि हम चीज़ों को देख सकें, और कुछ नहीं करना, बड़े क्यूब का मतलब, बट कुछ इस तरह से। थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, देखो इस तरह से आप एक क्यूब बनाओ और इस क्यूब के टुकड़े करो। इस क्यूब के टुकड़े करने हैं आपको 8। कितने टुकड़े करने हैं? 8। तो देखो कैसे करेंगे, सेम ही यूज करते हैं। देखो यहां से यहां, यहां से यहां, और इसको ले आओ इधर से इधर। ये हुआ एक टुकड़ा। कितना? एक। फिर आप क्या करो, इसका दूसरा टुकड़ा करो यहां से, ऐसे ये कट किया आपने, ऐसे इसको ले जाओ इधर पीछे, कुछ इस तरह से। ये हो गया इसका सेकंड टुकड़ा, है ना। थोड़ा सा डिस्टेंसेस ऐसी हो गई इसकी, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम लोग।
कुछ ऐसे, ठीक है। कितने टुकड़े हो गए देखो, 1 2 3 4, ये 4 क्यूब बन रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। अब अभी तो ये 4 ही हुए हैं, अब इसको क्या करना है आपको, और कट करना है। तो और कैसे कट करोगे, फिर से इसके अलोंग कट करना फिर से शुरू करो। उसके लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज करता हूं। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आओ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आओ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आओ, इन सारे पॉइंट्स को इस तरह से मैच करो। ये हो गया। अब आप देखो आपके पास टोटल, अभी नजर नहीं आएंगे आपको, अब नजर आएंगे 8 क्यूब्स। इस तरह से होंगे, दिख रहे हैं आपको। देखो थोड़ा मैं भी दिखा देता हूं आपको ये क्यूब्स, ठीक है। जैसे मैं एक क्यूब को पूरा रेड कर रहा हूं, ये देखा आपको, ये है आपका फ्रंट वाला क्यूब। ऐसे ही इसके जस्ट बैक वाले क्यूब को मैं ऐसा करता हूं, ब्लू कर देता हूं। ठीक है, इसके कुछ एजेस कॉमन होंगे तो वो आप देख सकते हो। ये इसके बैक साइड वाला क्यूब है कुछ इस तरह का, ये पीछे वाला। ऐसे ही यहाँ पर 2 क्यूब्स होंगे, ऊपर के भी आपको 4 क्यूब्स दिख रहे हैं, तो टोटल 8 क्यूब्स हो गए। अब आप क्या करो, इस सेंटर एटम को देख लो, इस वाले कॉर्नर एटम को, सॉरी। देखो ये सारी यूनिट सेल का कॉर्नर है, 8 यूनिट सेल इसको सराउंड कर रहे हैं। तो इससे आप a/√2 डिस्टेंस निकालना शुरू करो। तो देखो एक एटम तो ये रहा √2a, सॉरी √2a डिस्टेंस पर एक, ऐसे इसके अपोजिट फेस वाला 2, ऐसे इसके इस फेस वाला 3, इस फेस वाला 4 होगा, सही है। अब आप देखो इस क्यूब से, भाई कौन सा बीच वाला क्यूब, तो बीच वाले क्यूब का ये फेस डायगोनल होगा, तो एक एटम ये, सेम ऐसे ही ये वाला भी इसका फेस डायगोनल होगा, एक एटम ये, √2a √2a, समझ में आ रहा है। फिर आप देखो इसका ये फेस डायगोनल होगा इधर √2a, और इसका ही पीछे वाला भी फेस डायगोनल होगा सेम ऐसे ही इसका ये फ्रंट वाला भी फेस डायगोनल होगा, और ये बैक वाला भी क्या होगा, इसका फेस डायगोनल होगा, समझ में आ रहा है। फिर देखो इस एटम के लिए बीच वाला क्यूब, देखो ये रेड वाले का फेस, तो ये इसका फेस डायगोनल होगा, और ऐसे ही ये इसका भी फेस डायगोनल होगा। तो इस तरह से आप गिनना शुरू करें अगर, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस एक कॉर्नर एटम से √2a डिस्टेंस पर ये टोटल क्या होंगे, 8 एटम्स प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये आपको याद नहीं रखना है, वो तो बात चल गई, इसलिए हम लोगों ने एक बार विजुलाइज करके देख लिया है। तो इस तरह से आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए पूरा क्रिस्टल विजुलाइज करने के लिए, तो एक क्यूब के 8 पार्ट करो, और फिर आप अपनी स्ट्रक्चर को आसानी से क्या कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। तो ये बनाना नहीं बनाना आपकी मर्जी है, मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है। एक्चुअल थिंग इज दिस कि ये आपके पास वैल्यूज हैं, और वैल्यूज क्या क्या हैं देखो, याद तो आपको सिर्फ ये 2 ही रखने, मतलब याद तो कुछ रखने नहीं, ये तो याद रखना ही है, ये आप कभी भी विजुलाइज कर सकते हो। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है a/√2 डिस्टेंस पर, इसका नंबर है 12। सेकेंड नियरेस्ट नेबर है a डिस्टेंस पर, इसका नंबर है 6। थर्ड नियरेस्ट नेबर है √3/2a डिस्टेंस पर, इसका नंबर है 24, हमने काउंट किया था अभी भी। और फोर्थ नियरेस्ट नेबर है √2a डिस्टेंस पर, जिसका नंबर कितना है 12। और इस तरह से हम FCC यूनिट सेल के अंदर नियरेस्ट नेबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सेकंड और थर्ड नियरेस्ट नेबर आपको देखना आना चाहिए। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, याद बात कुछ नहीं रखना है, कभी पूछे तो आप बनाकर इनको डिस्कस कर सकते हो। चलो इसी बात पर हम बढ़ते हैं आगे, और एक बार ये देख लेते हैं कि चारों यूनिट सेल के लिए हमको क्या चीज़ें याद रखनी है। तो उसके लिए हम एक छोटी सी टेबल बना रहे हैं, बस आपको उस टेबल पे फोकस करना है। टेबल इज दिस कि यहाँ पर तो हम लिखेंगे यूनिट सेल का टाइप,
यहाँ पे लिखेंगे z की वैल्यू, यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ रिलेशन बिटवीन a एंड r, और यहाँ पर लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसको आप इनको शॉर्ट नोट्स की तरह बना सकते हो। भाई यूनिट सेल कौन सी है, सिंपल, क्यूबिक या फिर प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए z की वैल्यू 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, a एंड r में रिलेशन कितना होगा, a इज इक्वल टू 2r, और पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है 52.4%। सेकंड कौन सा था आपके पास, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, z की वैल्यू 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8, बताओ a और r में रिलेशन √3a इज इक्वल्स टू 4r, और पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा यहाँ पर 68%। इस तरह अगर आप बात करो FCC यूनिट सेल की, तो FCC यूनिट सेल के लिए z की वैल्यू 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ये कितना होगा √2a इज इक्वल्स टू 4r, आप तो ऐसे याद रख लो, और पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा 74%। तो सिंस FCC यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, दिस इज द मोस्ट क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, मोस्ट डेंस स्ट्रक्चर भी यही होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पैकिंग ऑफ एटम्स क्या है, सबसे ज़्यादा क्लोज है। क्लियर? चलो, तो इस तरह से इन यूनिट सेल्स को कवर करने के बाद अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं, दैट इज डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। आओ देखते हैं हम कैसे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और बहुत ही आसान फॉर्मूला है। तो देखो क्या होती है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। तो अगर आपको यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है, तो बताओ आपको मास भी किसका यूज करना पड़ेगा, यूनिट सेल का। तो आप ऊपर क्या लिखोगे, मास ऑफ यूनिट सेल, और बताओ इसको डिवाइड किससे करोगे, वेरी गुड, किससे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स। खैर वेरी गुड वाली बात ये नहीं थी, वेरी गुड वाली बात अगली है। बताओ मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या है, व्हाट इज मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल से आप क्या समझते हैं, प्रकाश डालें, क्या समझते हो बताओ। देखो एक यूनिट सेल में क्या होता है, मैंने आपसे बोला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो उसमें क्या थे, ऐसे 8 एटम्स थे जो एक क्यूब के कॉर्नर्स पे ऊपर अरेंज थे। तो अगर मुझे इस यूनिट सेल का मास निकालना है, भाई ये तो लाइंस हैं, लाइंस का थोड़ी ना मास होगा, इनको तो हम कनेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, तो ये सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो बेसिकली एक यूनिट सेल का मास क्या होगा, उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स का मास, मास ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। होगा? बताओ मास ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो, इफेक्टिव एटम्स कितने हैं इन द यूनिट सेल, इनटू उसको क्या कर दो, मास ऑफ ईच एटम, यानी मास ऑफ वन एटम। तो आपको एक एटम का मास पता है, आपको यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, ध्यान देना आप, इसको मैं वैसे लिख सकता हूँ Z इंटू मास ऑफ वन एटम। अब एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इन जनरल मोलर मास यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, मोलर मास। तो क्या मुझे बता सकते हो एक एलिमेंट का मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ एन एटम या एलिमेंट बोल रहा हूँ, तो उसका मोलर मास का मतलब क्या होता है बताओ, एक मोल का मास होता है ना, 1 मोल का मास। बताओ 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, हाँ Na एटम्स होंगे। तो अगर 1 मोल में Na एटम्स हैं तो बताओ मोलर मास क्या होगा, Na इंटू मास ऑफ 1 एटम। बोलो मैं लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, मान लो मोलर मास है m, तो मोलर मास किसके बराबर होगा, Na इंटू मास ऑफ 1 एटम। अगर मैं यहाँ से मास ऑफ 1 एटम निकालूं, मास ऑफ 1 एटम, तो बताओ वो कितना होगा, m डिवाइडेड बाय Na होगा। बोलो सही है। तो यहाँ से मास ऑफ 1 एटम के लिए आप रख दो यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल कितना, Z इंटू m अपॉन Na। सही है। फिर आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो गांव का बच्चा जानता है, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए वॉल्यूम कितना होता है, A क्यूब। दोनों चीज़ें आपको मिल गई, तो आप यहाँ पर रख सकते हो वैल्यू। बताओ वैल्यू रखोगे तो किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा,
D इज इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन NA अपॉन A क्यूब। और थोड़ा सा और इसे आप अरेंज कर लो तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू NA। या फिर आप इसे एक और फॉर्मेट के अंदर लिख सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू NA। समझ रहे हो? एक्चुअली क्या होता है ना, आपको यही फॉर्म याद रह जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ कौन सी यूनिट सेल के लिए है, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। अगर यूनिट सेल का टाइप बदल गया तो फिर डेंसिटी के लिए आपको उस यूनिट सेल का वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा। खैर मैक्सिमम टाइम्स तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करोगे, बट आप ये भी ध्यान रखना हर जगह ए क्यूब नहीं लगाना है। अगर कहीं यूनिट सेल बदल गया, क्यूबिक की जगह कोई और हो गया, तो फिर आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को यूज करते टाइम आपको यूनिट्स पे ध्यान देना है। बिवेयर ऑफ डॉग्स नहीं, बिवेयर ऑफ यूनिट्स। डॉग्स काटे ना काटे, आपको एग्जाम में यूनिट जरूर काट सकती हैं। यहाँ पर हम जो जनरल डेंसिटी लिखेंगे वो लिखेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। इन जनरल ये होता है मोलर मास, हमेशा ग्राम पर मोल में होगा, मतलब ग्राम में लिखना होगा आपको बेसिकली। ए होगी एज लेंथ, या आपको इन जनरल एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में दी जाएगी, उसे आप बदलें सेंटीमीटर में, और फिर क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज रखें। वो तो मैं आपको भी क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल क्वेश्चन के टाइप्स कैसे कैसे बन सकते हैं। पहला बहुत ही सिंपल टाइप, एक फेस, एक एलिमेंट है से आयरन, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जाता है, ठीक है। एज लेंथ भी दी हुई है, डेंसिटी बताओ क्या करना है। Fe है, फेस सेंटर में जा रहा है, Z के लिए कितनी हो गई 4, Fe के लिए मोलर मास कितना होता है 56, एज लेंथ दी हुई है, वैल्यू रख के डेंसिटी निकाल लो, फॉर्मूला नंबर 1। पर ध्यान रखना डेंसिटी कुछ नहीं दिया है तो आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालोगे। तो मान लो एज लेंथ दी हुई है 400 एंगस्ट्रॉम, तो 400 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हो गया 400 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो बेसिकली वैल्यू बन जाएगी 400 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब आप अपनी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। टाइप नंबर 2, एक मेटल है मैग्नीशियम एक मेटल है मैग्नीशियम, उसकी डेंसिटी दी हुई है कुछ, उसकी एज लेंथ भी दी हुई है आपको। बोलता है कि बताओ मेटल कौन से यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज हो रही होगी, क्या क्रिस्टल बना रही होगी। तो आप बोलोगे डेंसिटी पता है, ए पता है, मैग्नीशियम है तो मोलर मास 24 पता है, Na की वैल्यू पता है। यहाँ से आप क्या निकालोगे Z। अगर Z की वैल्यू 1 आई तो सिंपल क्यूबिक, 2 आई तो BCC, और 4 आ गई तो स्ट्रक्चर कौन सी होगी FCC होगी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में ये आपके साथ खेलेगा। एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर देखें क्वेश्चंस के तो हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे इस टॉपिक के ऊपर पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलो डिस्कस करते हैं। तो देखो ये है आपके लिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, 4th नंबर, क्योंकि 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे इलस्ट्रेशंस के अंदर। तो ये आपका 4th क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी मेरे पास आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ मेटल एटम इज 2 एंगस्ट्रॉम एंड इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड, ठीक है, ये CCP होता है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड। CCP को ही हम FCC भी बोलते हैं, मैंने लिख दिया है। हम आगे चलकर पैकिंग पढ़ेंगे तो वहाँ सीखेंगे कि CCP और FCC सेम होता है ना। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे हमेशा कहा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयरली देता हूँ, आपको मैं घुमा के ही दूंगा क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे दिमाग लगाने वाला है कि आपको वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल बताना है, ठीक। तो बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको एक मेटल एटम का रेडियस दिया है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है FCC, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है। तो देखो आप वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे, आप निकालोगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इनटू क्या करोगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम।
उससे कर लोगे क्या? नहीं, फिर कैसे करेंगे? डायरेक्ट करो, ऐसे नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। ये तो कौन सा टर्म आएगा? सिर्फ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आएगा। बात समझ रहे हो? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल नहीं आएगा। ये क्या आएगा? दिस विल बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इनसाइड द यूनिट सेल। तो जिसने ये फंडा लगा दिया वो तो गया। आप देखो, आपसे क्या कह रहा है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। मैंने आपको सिखाया था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर एटम्स कहाँ टच करते हैं? फेस डायगोनल के अलॉन्ग टच करते हैं। रिलेशन याद रखो कितना होता है? √2a इज इक्वल्स टू 4r। बोलो होता है। तो यहाँ से आप निकालो a कितना? r 2√2r है ना। तो रखो वैल्यूज। 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 इंटू r कितना है? 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ऐसे करो ना, कैलकुलेट ही मत करो, आप तो इतना लिख के छोड़ दो अभी। तो ये हो गया 4√2, r के लिए 2 रखोगे ना तो 4√2 एंगस्ट्रॉम। ये आ गई a की वैल्यू। अब आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंस ये क्यूबिक यूनिट सेल है, बताओ इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? a क्यूब। a क्यूब कितना? 4√2 का क्यूब। तो करो सॉल्व। 4 का क्यूब तो कितना हो गया? 64 इंटू √2 का क्यूब हो गया 2√2। तो ये हो गया 128 इंटू √2। और एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को आप बदलोगे मीटर में 10⁻⁻10 और सेंटीमीटर बदलोगे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर साथ में आप कर दो 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसे सॉल्व करो। 128 √2 कितना होता है? 1.414। अप्रॉक्सीमेटली 1.4 ही मान लो। मल्टीप्लाई करो 2 51 821 तो 2971 होगा। तो ये बनेगा 1792 इंटू 10⁻⁻24 बनेगा। अब आप क्या करो? इसको कर दो डिवाइड कितने से? 100 से, है ना। तो 17.92 बनेगा फिर तो आपके पास। ये कुछ मिस्टेक हो गई, मतलब ये 179.2 आएगा। हाँ ये रहा 179.2 और 200 से और डिवाइड कर दो तो 1.792 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.8 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पर लैंग्वेज ऐसी है कि आपको कंफ्यूज कर सकती है। कुछ लोग ये फॉर्मूला लगाने की भी कोशिश करेंगे कि भाई रेडियस एटम है तो 4/3 πr क्यूब इंटू उसको कर दूंगा 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम से। तो भैया उससे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल नहीं आएगा, उससे आएगा कि यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो सिंपल a क्यूब से आएगा। तो पहले इस रिलेशन से a निकालो और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बोलो समझ में आया? आया तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर सी हमने देख लिया है। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। लगाएं दिमाग, देखते हैं आप इसे सही कर पाते हो या फिर नहीं। आंसर दूं? चलो ये लो आपके लिए आंसर भी मेरे पास। कहाँ गया? ये आ गया। फटाफट से कैलकुलेटर निकालें। इस क्वेश्चन में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, इसलिए। हो गया? आई होप आपने कर लिया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन प्लस a क्यूब यूज नहीं करना। थोड़ी देर पहले बोला था ना मैंने आपसे, अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो a क्यूब यूज करेंगे। ये तो देखो ऑर्थोरोम्बिक लैटिस है तो इसके लिए हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू Na। अब ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, यार एक यूनिट सेल में 128 एटम्स तो हमने देखे ही नहीं कभी, हमने तो 1 2 4 देखे हैं, 128 कैसे हो गए? उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। उसने बोला है 128 है तो 128 है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा लैंग्वेज घूम गई, यार ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। कोई ट्विस्ट नहीं है, सिंपल जो बोल रहा है करते चलो। देखो 128 एटम्स इनटू सल्फर का मोलर मास 32 डिवाइडेड बाय Na 6.023 इंटू 10⁻23। और अब आप वॉल्यूम कितना यूज करोगे? A इंटू बी इंटू सी। तो इन सबको बदल लो सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देना है आपको। तो देखो
10.46 इंटू 10 टू द पावर -8, 12.87 इंटू 10 टू द पावर -8 एंड 24.49 इंटू 10 टू द पावर -8। -8 बन जाएगा 10 टू द पावर -24। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लो, आपको अपना आंसर 2.075 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। बस इसमें वेरिएशन क्या है कि यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल नहीं है, यहाँ पर एक ऑर्थोरोम्बिक लैटिस है, तो आपको उसके डायमेंशंस दिए हैं a इंटू बी इंटू सी करके आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। चलो अगला प्रश्न, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो लोग उसमें अटक जाते हैं, इसमें कुछ सोचना होता है आपको, ठीक। तो वैसे मुझे नहीं लगता कि अब क्वेश्चन आपसे हो पाएगा, बट स्टिल हो सकता है आपने से कोई टाइप देखा हुआ हो या फिर आप दिमाग लगा सकते हो। तो एक बार लगाओ दिमाग, बताओ ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ आया दिमाग में? देखो आप इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए वाला फॉर्मूला लगाओ। तो कैसे लगाओगे सोचो। सिल्वर के एटॉमिक रेडियस दी हुई 144 पिकोमीटर, ठीक है। डेंसिटी दी हुई है 10.6, वो भी ठीक है। अब चलो मोलर मास पता था सिल्वर का 108, बताओ एज लेंथ कैसे लाऊं। तो आप बोलोगे एज लेंथ का रिलेशन लगा लो, कैसे लगाऊं, कौन सा, ये तो बताना है कौन सा यूनिट सेल है। अगर मुझे यूनिट सेल पता ही होता तो फिर क्वेश्चन में बचा ही क्या। तो मैं एज लेंथ को रेडियस से रिलेट कर ही नहीं सकता हूँ। तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या किया जाए। बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा आपको यहाँ पे दिमाग यूज करना है। कह रहा है कि सिल्वर की एटॉमिक रेडियस होती है 144 पिकोमीटर और सिल्वर की डेंसिटी है 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें दी हुई है, ये इसकी ऑब्जर्व डेंसिटी है। कौन सी डेंसिटी है? इसकी ऑब्जर्व डेंसिटी है। अब मैं क्या करता हूं, सिल्वर की थ्योरेटिकल डेंसिटी निकालता हूं। थ्योरेटिकल डेंसिटी कैसे निकालूंगा भाई? मास ऑफ सिल्वर, मास ऑफ सिल्वर एटम निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो किससे? वॉल्यूम ऑफ सिल्वर एटम से। समझ रहे हो? ठीक है, अब समझोगे और पहले देखते लो आप तो मास ऑफ सिल्वर एटम कितना होता है? अब यहां ध्यान रखना 108 ग्राम नहीं होता है, एमयू होता है। एमयू एक एटम का लिखना है ना, 108 बाय Na बोल दो तो 108 बाय Na लिख लो आप। तो ऐसा करो, ये आपने भी सीखा भी था। दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिल्वर एटम कैसे लिखोगे? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 144 पिकोमीटर, पिकोमीटर होता है 10 टू द पावर -12 मीटर, उसको बदलो सेंटीमीटर में, इनटू बन जाएगा 10 टू द पावर -10 होल क्यूब। समझ में आ रहा है? अब आपको यहाँ थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें गणना यंत्र की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर की। Na की वैल्यू रखो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 144 का क्यूब और साथ में बनेगा 10 टू द पावर -30। सही है? यहां से हम निकालेंगे इस डेंसिटी की वैल्यू। तो वैल्यू कितनी आएगी वो मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके ही बता पाऊंगा, तब तक आप इस चीज को कॉपी करें। तो देखो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यू टोटल कैलकुलेट करने के बाद आएगी 14.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब यहां पहुंचने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ध्यान देना, ये जो 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आई है वो आई किसी पैकिंग में जाने की वजह से। वो पैकिंग सिंपल क्यूबिक भी हो सकती है, बीसीसी भी हो सकती है या फिर एफसीसी भी हो सकती है। कोई भी पैकिंग हो, बताओ क्या उसमें 100% स्पेस ऑक्यूपाइड होगा? नहीं होगा ना। अगर उसमें 100% स्पेस ऑक्यूपाइड होता तो जो ऑब्जर्व डेंसिटी है वो भी कितनी आती? 14.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आती। इसकी एक्चुअल थ्योरेटिकल डेंसिटी के बराबर, एक्चुअल नहीं बोल सकते, इसकी जो हम ऑन पेपर डेंसिटी बोल रहे हैं मास अपॉन वॉल्यूम से, उसकी बराबर डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ तब आ सकती है जब आपका लैटिस 100% ऑक्यूपाइड हो, उसमें वैकेंट स्पेस नहीं हो। लेकिन वो आ तो रही नहीं है ना। ऑब्जर्व तो कितनी है? इतनी। तो देखो परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस हम यहां पर निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला बना के सिखाऊं क्या?
चलो फॉर्मूला बना के सीख लो, कोई बात नहीं, यहाँ पे खुद को बनाना चाहिए। मैं क्या बोलूँगा कि जब डेंसिटी है, when density is 14.38 then 100% space occupied। बताओ जब 1 होगी तो 100 बाय कितना होगा 14.38। तो बताओ जब डेंसिटी 10.6 होगी तो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड होगा 100 बाय 14.38 इंटू 10.6। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, 73.7% आएगा। बताओ ये किसके क्लोज वैल्यू है 74%। बताओ 74% ऑक्यूपाइड स्पेस कौन से स्ट्रक्चर में होता है FCC स्ट्रक्चर में होता है। बात समझ में आ रही है। तो जब इसकी डेंसिटी अगर 14.38 है थ्योरेटिकल, इसका मतलब इसने 100% स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जब 1 होगी डेंसिटी तो 100 बाय 14.38, जब इसकी डेंसिटी 10.6 होगी तो इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ होगा 73.7, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 74%। और जहाँ 74% पैकिंग है वो कौन सा यूनिट सेल होता है FCC यूनिट सेल होता है। तो यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है FCC यूनिट सेल। और ये इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपसे इन जनरल नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होगा, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना होगा। सही है। चलो तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आपको अपनी सेकंड प्रॉब्लम शीट मिल चुकी होगी। आप वो प्रॉब्लम शीट पे इस लेक्चर के और पिछले वाले दोनों लेक्चर्स के क्वेश्चंस हैं, कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, तो आप उन्हें ट्राई करें। नेक्स्ट क्लास पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।